गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट स्वर्णिम भारत। टॉपिक अपने चल रहा है गुप्त साम्राज्य। मौर्य वंश अपन ने पढ़ा, आज अपन गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना भारत में 275 ईस्वी पूर्व ईस्वी में हुई और गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का समय गुप्त वंश का शासन समय कहा जाता है। गुप्त वंश भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है, क्लासिक युग भी कहलाता है। तो अपन गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 200 ईस्वी की लगभग समाप्त हो गई और भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त कहलाते हैं और इसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, क्योंकि समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्री गुप्त का प्रपौत्र कहा है। प्रपौत्र यानी पोता। श्री गुप्त के बाद में घटोत्कच गुप्त शासक बने और उसने महाराजा की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है वह चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासन समय है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी वंशा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में जो अगले शासक बने हुए थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण की नीति था। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए पहचाना जाता है और अपने इसी विजय अभियान के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके दरबारी कवि हरि सिंह ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है, जिसको अपन प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड में भी बेटा प्रश्न बन जाता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की लेखक कौन थी और ये किस शासक के समय लिखी गई। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिशेन थे और समुद्रगुप्त के समय में इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई। इलाहाबाद प्रशस्ति को ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का वर्णन अपने को किसमें मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्व विंध्य क्षेत्र, आर्कटिक राज्य, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, और शक और कुषाण राज्य, ये सभी क्षेत्र समुद्रगुप्त के अधीन थे। अधिकांश मार्ग पर समुद्रगुप्त का अधिकार था। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। प्रत्येक युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई थी। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी मिली जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। सुदृढ़ यानी मजबूत कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। वह ललित कलाओं में निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण था। उससे एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। बेटा समुद्रगुप्त पर भी प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा बेटा कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद में अगला शासक बना, इसलिए आज उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। अब उसके विजय अभियानों के बारे में नहीं पूछा गया, सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो अपन वही बताएंगे। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके सिक्कों पर वीणा बजाती हुई आकृति दिखाई गई है। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम भी लिखा हुआ मिलता है।
ललित कलाओं में निपुण था, उसे कविराज कहा जाता था। वह विष्णु का भक्त था और दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमें ये वाला टॉपिक लिखना है, उसके विजयी अभियान नहीं लिखने हैं। अगर विजयी अभियान या समुद्रगुप्त की विजय अभियानों के बारे में पूछा जाता है तो अपन इसके साम्राज्य या विजय अभियानों के बारे में लिखेंगे। इसके बाद में गुप्त वंश का जो अगला शासक था बेटा, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासन समय माना जाता है 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा आगे बढ़ाया। जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के लिए विजय अभियान किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य को मजबूत किया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और शक विजय के पश्चात, जो शक प्रजाति थी, विदेशी जाति थी, उस पर विजय करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो बेटा यहाँ पर ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके बनता है। तो उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शक विजय के पश्चात। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किन उपाधियों से विभूषित किया गया? देवराज, देवगुप्त और विक्रमादित्य। फिर इसके बाद में बेटा अपन आते हैं कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगले शासक बने। इनका समय है 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में उनके पुत्र कुमार गुप्त भारत के शासक बने। इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आपके बेटा यहाँ पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। उनका राज्य सौराष्ट्र महाराज से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसी बाद में अगले शासक बने स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी इनका समय माना जाता है। हालांकि स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, क्योंकि भारत में परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अगला शासक होता है। हालांकि स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी बने। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। और साथ ही इस बात की भी जानकारी मिलती है कि सिंहासन पर बैठने के पश्चात स्कंदगुप्त को कुख्यात हुनों से जूझना पड़ा और स्कंदगुप्त ने अनंततः हुनों को पराजित कर दिया। कुमार गुप्त के बाद में अगले शासक स्कंदगुप्त बने। वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, फिर भी अपनी योग्यता से शासक बने। जूनागढ़ अभिलेख से हमें 2 बातों की जानकारी मिलती है। तो बेटा प्रश्न यहाँ पर ये बन गया है कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी प्रश्न बन गया है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया स्कंदगुप्त ने। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें 2 जानकारी मिल रही है। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और साथ ही सिंहासन आरूढ़ होते ही उसे कुख्यात मलेच्छ रूपी जो हुण प्रजाति थी, विदेशी जाति थी, उससे लड़ना पड़ा और अंतिम रूप में उसे पराजित किया। तो गुप्त वंश के कौन कौन से शासक है? संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद में घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ऐसा प्रश्न आपके बेटा 4 नंबर का बन सकता है। ऐसा पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म यानी विष्णु के उपासक थे, हिंदू धर्म के, भागवत धर्म के। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। सभी धर्म, भले ही इन्होंने हिंदू धर्म के उपासक थे, लेकिन बाकी सभी धर्मों को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने धर्म अनुसार यह अश्वमेध यज्ञ करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहन भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासक थे तो चीन की यात्री बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते थे। फाहन यहाँ पर आया था। उसने अपनी जो पुस्तक है उसमें भारत के बारे में वर्णन किया है।
उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। अपराध नहीं होते थे, लोग ताले नहीं लगाते थे। जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो भारत गुप्त वंश के समय में सोने की चिड़िया था, एक समृद्ध भारत था, गरीबी कहीं भी नहीं थी। उस समय राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास गुप्त वंश के समय माने जाते हैं और मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त भी गुप्त वंश में हुए। सुविख्यात खोजकार अमर सिंह भी गुप्त काल में हुए। रामायण महाभारत और मनु संहिता का जो वर्तमान रूप अपन देखते हैं बेटा, वो भी गुप्त वंश में ही अस्तित्व में आया। गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, विरामी और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान सामने आए, जिन्होंने ज्योति विज्ञान में, गणित में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में 10 प्रणाली का आविष्कार हुआ, सुन्नी का आविष्कार हुआ आर्यभट्ट के द्वारा, जो बाद में ये अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ और दिल्ली में स्थित जो लोह स्तंभ है मेहरौली में, जिसके लिए कहा जाता है कि आज तक जंग नहीं लगा है, ये भी कब निर्मित किया गया? गुप्त काल के समय में। नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति और सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा भी मिलती है। तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में भारत की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं बहुत विशेष महत्व रखती है। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रश्न भी पूछा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न बेटा आपके बनता है,